What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये आज का हमारा कुछ पैटर्न रहने वाला है जिसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए काफी स्पेशल है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं खासकर आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि उसमें जो फोकस आप लोगों का रहने वाला है वो ओलंपिक के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि एक आज की डेट में एडिटोरियल भी है हमारे न्यूज़पेपर के अंदर कि किस तरीके से हमारी कंट्री में फिलहाल जो मेडल टैली है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। आप लोगों को काफी कुछ इस लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। हर तरीके से आप लोगों की पढ़ाई में फायदा पहुंचाएगा, चाहे आप लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के हिसाब से बात करो, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने कल देखी है, मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी। पहले हमारी 35th रैंक थी यहाँ पर जो यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, और उसमें अभी 31 रैंक भी अभी देखने को मिली, यानी कि रैंक भी और अच्छे लेवल पर आप लोगों को इंप्रूव होती नजर आ रही है। तो ये वो बच्चे हैं जो कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इस जोन में आ जाते हैं तो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके से देखिए, हो सकता है अब आगे कोई और अच्छी रैंक भी देखने को मिले। फिर देखिए इस तरीके से इंसान जो है ना अगर लगा रहता है तो एक दिन रिजल्ट जरूर आता है। और सेम बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो यहाँ पर अभी उनके द्वारा ब्रोंज मेडल जीत लिया गया है। पहली बार सिल्वर, अब की बार ब्रोंज मेडल। तो अकेली भारतीय महिला बन गई है बैडमिंटन की कैटेगरी में जिनके द्वारा 2 कॉन्जिक्यूटिव इवेंट में, यानी कि लास्ट वाला जो हुआ था उसमें और अब फिर यहाँ पे तो 2016 और 2020 वाले ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाली। तो ये एक तरीके से यार अप्रिशिएट करने लायक बात है, वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर खेला जा रहा है। तो इस तरीके से ये काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो आज की डेट में अगर आप लोग देखिए हमारे पास में 2 मेडल हो गए हैं, एक तो हो गया सिल्वर और दूसरा हो गया ब्रोंज, यानी कि अभी फिलहाल जो 2 मेडल हमारे पास में है और एक और पक्का है अभी, वो भी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अभी हमारी जो रैंक है यहाँ पर हम लोग 59th पोजीशन पर है अगर देखा जाए। चाइना टॉप पर बैठा है 24th मेडल के साथ में, यहाँ पर यूएसए सेकंड नंबर पर 20 के साथ में, और जापान है यहाँ पर 17 के साथ में तीसरे नंबर पर, और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर। अगर इस मेडल टैली को आप लोग देखेगा तो आप लोगों के लिए एक एडिटोरियल जो आएगा वो देखकर आप लोगों के चक्षु खुलेंगे कि किस तरीके से जिस कंट्री की जीडीपी अच्छी होती है वो कंट्री जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से गेम्स के अंदर। तो इसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वही है, टोटल जीडीपी इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द नेशनल ओलंपिक परफॉर्मेंस, यानी कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप लोगों को रहने वाली है। तो आप लोग एक तरीके से बेस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस कंट्री की इकोनॉमी शानदार होगी उतना ही शानदार वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पाएंगे और उतनी ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में एक एडिटोरियल है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, काफी कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो एडिटोरियल आने वाला है वो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। पर हाँ, आज आप लोगों के सामने कार्टून भी है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कार्टून में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक साइड में हमारा जो पूरा फोकस है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है वो एक्सटर्नल बॉर्डर पर है, चाइना के साथ में हमारे बॉर्डर कैसे हैं या फिर दूसरी कंट्री के साथ में हमारे बॉर्डर कैसे हैं। पर लेकिन इंटरनल बॉर्डर पर अगर बात करिए, जैसे अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में आप लोग आसाम के अंदर, मिजोरम के अंदर जो आग लगी हुई है तो उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से कि एक साइड में हमारे पछवाड़े में आग लगी हुई है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ही हमारी जो उसमें आग लगी हुई है, हम लोग एक्सटर्नल बॉर्डर की ओर नजर दबाए बैठे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अगर आप लोग किसी भी जिस तरीके से एसएसबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग 40 से 50 शब्द में इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा एज ए पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के तौर पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे, कई सारे इंपोर्टेंट और प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं जो काफी कुछ आप लोग यहाँ पर सिखाकर जाने वाले हैं। तो एक एक कर आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालने वाले हैं। जो सबसे प्यारा इंटरेस्टिंग लाइफ के लिए भी जो आर्टिकल मुझे लगा, सबसे पहले उसके ऊपर मैं आप लोगों की नजर डलवा देता हूं। यहाँ पर ये बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है उसके बारे में समझेंगे, किस तरीके से फायदा पहुंचाने वाली है महिलाओं के, इसके बारे में समझेंगे। और ये मैंने आप लोगों से जो नैनो मैगजीन आती है हम लोगों की, उसमें मैंने डिस्कस भी किया था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ठीक है। तो ये जो 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है, इसलिए मैं बोलता हूं ये अगर आप लोग अपना पार्ट बना लेते हैं लाइफ का तो करंट अफेयर जो है वो आप लोगों की मुट्ठी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको अपना जरूर पार्ट बनाइए, जितना ज्यादा हो सके उतना रिविजन कीजिए, फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जो कि आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों से कुछ बातें पूछी जाए खासकर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे आप लोगों से अगर मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है ये इस तरीके की कंडीशन अगर वुमेन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोगों से पूछ ली जाती है।
तो ये आर्टिकल पर्सनली मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों के बारे में अगर आप लोग बात करिएगा, दोनों की हेल्थ को इंप्रूव करने की यहां पर ये बात करेगा। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये वीक एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां पर अगर देखा जाए तो। थीम है आप लोगों के सामने, देखिए यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एक तरीके से मां जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक तरीके से मां के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी के चलते यहां पर कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या फायदा हो सकता है मां को भी और बच्चे को भी, और ये किसके बेस पर कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग बैठे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो सेलिब्रेट किया जाता है उसी के चलते यहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो ये जो वीक है ये कब से कब तक रहता है, तो 1 से लेकर 7 अगस्त तक ये वीक रहता है, जिसके चलते यहां पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे को उसकी मां का गाढ़ा पीला दूध ही मिले, खासकर स्टार्टिंग के 6 महीने तो उसी के ऊपर पूरा फोकस रहे। तो इसी के चलते थीम भी रखी गई कि प्रोटेक्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, क्योंकि जैसे आज के डेट में रहन सहन, खान पीन और ये सारी चीजें चल रही है, ब्रेस्ट फीडिंग से जो है बच्चों को दूर होना पड़ रहा है, ये काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये बोला गया कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ए शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ओनली एक मां की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरे परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मां को और बच्चे को इतना टाइम मिले ताकि जो ब्रेस्ट फीडिंग यहां पर कंप्लीट कराई जा सके। तो इसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ये तो आप लोगों को याद रखना ही है, और फायदे क्या क्या देखने को मिलेंगे वो चीजें हैं। कहां पर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, खासकर जो एक तरीके से अगर देखा जाए, एक तो सबसे बड़ी बात तो रहती है अगर आज के में कोई जॉब कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो जॉब कर रहा है वो पर्सन, उसको मान लीजिए उसने मैटरनिटी लीव ले ली 6 महीने की, तो नॉर्मली यहां पर ये बोला गया कि लगभग 6 महीने तो कंटीन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद में भी आगे चीजें कंटीन्यूअस रहनी चाहिए। जैसे कि बात की जाए तो कुछ ब्रेस्ट फीडिंग और कुछ बाहर का खान पीन थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि ये जो आर्टिकल रहने वाला है वुमेन इंपावरमेंट के लिए, तो ये आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आता है वहां पर, तो आप लोग इसका यूज कर ही सकते हैं। वैसे आप लोग भी आगे चलकर देखिए इस जोन में जाएंगे, शादी वगैरह होगी, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ेंगी, तो फिर आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, सबसे पहले कुछ बातें हैं यहां पर कि जैसे कि बच्चे के लिए क्या क्या फायदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। बच्चे को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग से। एक बोलते हैं कि बच्चे को जो मां का गाढ़ा पीला दूध है, अगर 6 महीने तक वो बच्चे को पिलाया जाता है तो वो एक कंप्लीट आहार की तरीके से माना जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते जो एंटीबॉडी होती है वो यहां पर एक तरीके से बच्चे के अंदर वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। एक तरीके से अगर बाहर से कोई इंफेक्शन आता है उसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एंटीबॉडी शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है। तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी तो अगर कोई भी किसी भी तरीका इंफेक्शन आएगा उसका रिस्क जो है वो काफी कम हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर ऊपर का दूध बोलते हैं ना कि ऊपर का दूध पिला दो, गाय का दूध पिला दो, या फिर मार्केट में जो दूध आ रहे हैं वो पिला दो, तो उससे एक तरीके से बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो अप टू द मार्क नहीं रह पाता है, तो उसमें काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक काफी बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए, क्योंकि एक तरीके से बच्चे को पूरा आहार मिल जाता है मां से, तो उसके चलते ये चीजें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, बच्चे के बारे में तो सब जानते हैं कि क्या कोई ये भी जानता है कि मां को कितना फायदा पहुंचाती है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करें तो मां को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। खासकर बात करें तो एक्स्ट्रा जो कैलोरी, जो एक तरीके से देखा होगा जब प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे को जन्म देती है उसके बाद में बॉडी पर फैट आ जाता है, तो बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है। इसी के साथ में जो वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है महिलाओं का, जो महिला जो है ब्रेस्ट फीडिंग करती है बच्चे को, अगर महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है बच्चे को तो नेचुरली उसका वेट जो है वो आराम से 6-7 महीने के बाद में अपनी पोजीशन पर आना स्टार्ट हो जाता है। पर लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है उसमें आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर कोई महिला है यहाँ पर अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो आप लोगों को ओवरी के अंदर जो कैंसर आज के में देखा होगा ना कि बच्चे दाने निकाल देते हैं कई बार, वो वाली चीजें बहुत ही नॉर्मल हो गई यार सोसाइटी के अंदर। अगर आज के डेट में आप लोगों ने नोटिस किया हो, इसके ऊपर कई सारी स्टडी की जा रही है, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग भी बताया जा रहा है एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके चलते आज की डेट में ये कैंसर वगैरह यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और खासकर डेवलपिंग कंट्री में आप लोग काफी सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है जहां पर इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, और डेवलप कंट्री में भी है वहां पर तो और भी ज्यादा, जहां पर जो इंसान जो है पर्टिकुलर नहीं, देखिए एक तो होता है पढ़ा लिखा, एक तो होता है पढ़ा लिखा इंसान, एक होता है पढ़ा लिखा समझदार इंसान, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। पढ़ा लिखा इंसान है कि नॉलेज ले लिया, समझदार इंसान है पढ़ लिखा उस नॉलेज को इंप्लीमेंट भी कर रहा है, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की जा रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर को भी यहां पर कम करने का ये एक तरीके से काम करता है, और इसी के साथ में ओवरी कैंसर पर भी यहां पर ये इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं
खासकर महिलाओं में अगर बात करें तो ये कई सारी और भी चीजें, जैसे कि जो बात की जा रही है डिप्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है, कई तरीके की जो बॉडी के अंदर और दूसरी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है अगर महिला की बॉडी के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं कई सारी और बातें बताई गई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर देखा है, जो ऐसे सोसाइटी में ऐसे परिवार हैं जो कि बाहर से कुछ खरीद कर नहीं ला सकते, वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आसानी से। ये अगर इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करा पाते हैं तो बच्चे की जान बच जाएगी, वरना हमारी कंट्री में चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है वो काफी ज्यादा है, वो आप लोग कम होता हुआ नजर आएगा। इमोशनल सपोर्ट काफी अच्छी होती है, एक बॉन्डिंग काफी अच्छी बनती है बच्चे की और मां के साथ में, वरना बच्चा कहीं पड़ा हुआ और मां कहीं है, ये फिर एक तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ में जो यूरिन के मैंने बताया ना अभी ओवरी इन्फेक्शन और यूरिन, तो उसमें यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे की और मां की हेल्थ को ये इंप्रूव करने में, ब्रेस्ट कैंसर को रिड्यूस करने में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन इसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहां पर ये लगी कि बच्चे का आईक्यू लेवल भी बढ़ता है अगर पर्टिकुलर बच्चे को मां का दूध पिलाया जाता है। ये देखिए नॉर्मली आप लोग, ठीक है, लो रिस्क रहता है एक तरीके से, दूसरी से कई तरह की एलर्जी हो जाती है बॉडी के अंदर में, कई तरह के कैंसर वगैरह देखने को मिलते हैं, कई तरह की और इमोशनल बॉन्डिंग तो यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर जच्चा और बच्चा दोनों एक दूसरे के साथ में इस तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, वरना नॉर्मली देखने को मिलेगा इस तरीके से कि हाँ ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाता है। एक नॉर्मल बच्चा अगर उनमें कंपेयर करें जो मां का दूध पी रहा है और एक बच्चा जो इसको ऊपर का दूध पिलाया जा रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि अगर जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको मां का दूध पिला देना चाहिए, ठीक है। ये चीजें यहां पर पहली बात बोली गई है। दूसरा, अगर देखा जाए तो 6 महीने तक कॉन्टिन्यूअसली यहां पर दूध पिलाना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं खिलाना है, इवन पानी भी नहीं पिलाना है। मां का दूध ही कंप्लीट बच्चे के लिए आहार माना जाता है। इसी के साथ में 6 महीने के बाद में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का यहां पर क्या होना चाहिए, इसमें यह बोला गया कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कि मां का दूध तो होना ही चाहिए, उसके साथ में कुछ सॉलिड फूड यानी कि कुछ खाना थोड़ा बहुत, ठीक है, उसी के साथ में कुछ और जो भी लगे, मतलब एक तरीके से नहीं कि सेमी सॉलिड या फिर थोड़ा सॉलिड, इस तरीके से जो कि बच्चा आराम से निकल सके, यानी कि बच्चे को एक थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें खिलानी स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि उसको पता लगने लगे कि हाँ इस तरीके से भी चीजें पेट में जाएंगी, उसके पेट को भी उसी तरीके से काम करना स्टार्ट करने लगे, उसका बॉडी उसी तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट करने लगे। तो इस तरीके से यहां पर चीजें जो है वो आगे होती नजर आएगी। इंटरेस्टिंग चीज क्या बोली गई है जो मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी यहां पर, कि अगर मां जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है और इस तरीके से बच्चा जो है वो मां का दूध पीता है, तो लगभग यहां पर यह बोला जा रहा है कि हम लोग 8,20,000 के करीब जो लोग हैं, जो बच्चे हैं खासकर, उनकी हम लोग जान बचा पाएंगे हर साल। समझ रहे हैं आप लोग, एवरी ईयर कितने सारे बच्चों की डेथ हो जाती है खासकर डेवलपिंग कंट्री के अंदर। देखिए जो डेवलप्ड कंट्री है, जो अमीर कंट्री है, वो तो क्या करती है, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो गया, वो तो आसानी से जाकर उसका एक इलाज कर लेंगे, उनके पास में अच्छी खासी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल अच्छे खासे हैं। पर इंडिया के अंदर कोई लेबर फोर्स अगर कहीं काम कर रही है, कोई भट्टे पर काम कर रहे हैं, कोई किसी बिल्डिंग को बनाने में काम कर रहे हैं, कोई रोड बनाने में काम कर रहे हैं, उनके पास में सारी चीज नहीं होती और वहां पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट काफी देखने को मिलता है। तो बोला यह जा रहा है कि अगर हम लोग प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग को भी अगर सपोर्ट करें तो अपनी इकोनॉमी के अंदर लगभग 300 बिलियन के करीब हम लोग यहां पर, ये अपनी नहीं सॉरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर 300 बिलियन के करीब हम लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो नुकसान यहां पर देखने को मिलता है ग्लोबली अगर बात करें, सबसे एक तरीके से दुख देने वाली बात यह है कि आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डेटा देखेगा आप लोग 40% यहां पर, यानी कहीं कहीं आप लोग को 25% और कहीं कहीं 40% आप लोग को देखने को मिलेगा बेबी जो है ग्लोबली उनको ब्रेस्ट फीड किया जाता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है 50% से भी कम आप लोग को देखने को मिलेगी अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग जाओ। यानी कि आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कुछ एरिया में ऐसे हैं कि 75 बच्चे यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग मिल पा रही है, और कुछ एरिया में ऐसे है कि 40 बच्चों को ही ब्रेस्ट फीडिंग मिल पा रही है, 60 बच्चे जो है बिना ब्रेस्ट फीडिंग के आज के दिन में अपना काम चला रहे हैं। तो इसकी वजह से दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। और ये मानते हैं कि देखिए पहले ये काफी अच्छा था, इस चीजों को सपोर्ट किया जाता था, पर लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली होना स्टार्ट हो गई, यानी कि मां भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा दोनों जॉब पर जा रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो काफी हद तक कम हो गई है। और इसी के साथ में पैटर्निटी लीव जो है ओनली 15 दिन की दी जाती है, तो इसके ऊपर बोला गया कि पैटर्निटी लीव को भी यहां पर बढ़ा देना चाहिए, इसको भी एक अच्छे से, ताकि जो पेरेंट्स हैं उसमें जो एक तरीके से बाप है वो भी एक तरीके से अपना रोल प्ले कर सके, उसके चलते यहां पर ये बातें हैं। पर लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, मां को तो छुट्टी मिल जाती है पर लेकिन पिताश्री को छुट्टी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आती है। तो इसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, यहां पर इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अगर बात की जाए तो आज की डेट में यहां पर काम करता है WABA, ठीक है, तो ये यहां पर बेसिकली इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट, जो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, ठीक है, तो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, तो ये पर्टिकुलर आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था
1992 में कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग नाम का कोई वीक ऐसा होना चाहिए, और फिर यूनिसेफ भी इसके साथ में आ गया, तो दोनों ने मिलकर काम किया, तो तब से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमारी कंट्री में अगर आज की डेट में आप लोग चेक करिएगा तो इन्फेंट मिल्क, ये सब्स्टिट्यूट फीडिंग एंड बोतल इन इन्फेंट फूड एक्ट 1992 हमारी कंट्री में आ गया था उसी साल में, कि आप बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी कंट्री में चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट थी वो काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। अभी फिलहाल जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो थोड़ी कम हो गई है, तो ये अच्छी बात है। आज के दिन में अगर बात करें, कई सारे राज्यों में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 22 से बढ़कर 12 तक आ चुकी है, यानी कि पर 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, तो लगभग 12 के करीब अभी हमारी कंट्री में आ गई है। पहले काफी ज्यादा हुआ करती थी। और इसमें राइटर खासकर सपोर्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, जिसका नाम है डीएमके, जिसको बोलते हैं द्रविड़ा मुनित्र कजगम। बोला गया कि उसके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। उसने प्रोमिस किया कि अगर वो पावर में आते हैं तो 6 महीने के कंपेयर में 12 महीने जो है वो एक तरीके से लैक्टेटिंग जो मदर है, जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है, उसको यहाँ पर बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। इनके एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उस माँ को जो दूध पिलाती है बच्चे को, उसको ज्यादा टाइम देखने को मिलेगा। और सोसाइटी में इसके बारे में अवेयरनेस की भी बात की जा रही है। रीजन क्या है कि 12 अगर यहाँ पर देखा जाए 12 अगर महीने तक बच्चे को प्रॉपर इस तरीके से एक बच्चे को माँ का कनेक्शन मिला रहे, तो फिर बच्चा जो है काफी अच्छे से यहाँ पर डेवलप होता है। तो ये यहाँ पर बातें की जा रही है। और इसी के साथ में बात की जा रही है कि लगभग 15 दिन जो है, जो बोलेंगे जो बाप है, बाप को यहाँ पर बेसिकली 15 दिन की छुट्टी मिलती है ओनली, इसको भी लगभग 12 से लेकर 16 वीक तक यहाँ पर करना चाहिए, ये बातें की जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि 12 से लेकर 16 हफ्ते, 3-4 महीने कम से कम अगर देखा जाए तो कम से कम बाप को भी यहाँ पर छुट्टी मिलनी चाहिए, अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कई सारी बात की जा रही है, हेल्थ काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसी के लिए बोला गया कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि घर का काम जो है तब तक जो है कोई और करता रहे, और खासकर माँ जो है वो बच्चे को दूध पिलाए आराम से, जब भी टाइम लगे बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि सुबह को घर से निकल गई माँ और फिर शाम को आ रही है, उसके बीच में बच्चे को कोई देख ही नहीं पा रहा है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। इवन यहाँ भी बताया गया कि कोविड-19 से लड़ने में भी कई सारे बच्चे काफी बड़ा रोल प्ले कर पाए, क्योंकि उनको प्रॉपर वे में दूध पिलाया गया उनकी माँ के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है ही है, जैसे थीम वगैरह होगी आप लोगों से पूछ ली जाएगी क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। पर लेकिन एग्जाम तो बाद की चीज होती है, पहले कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो सोसाइटी में आ रहा है, किस तरीके से उस बच्चे को रखना है वो देखना है। वो वाली चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। तो वो चीज आप लोग इस आर्टिकल से जरूर लेकर जाइएगा, अपनी लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिएगा। जितना भी आप लोग देखते हैं किसी को अगर ये चीजें बता सकते हैं तो बताइएगा, खुद से नहीं बताई जा रही है तो ये वीडियो आप लोग उन तक पहुंचा सकते हैं कि इस तरीके से ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, आप लोग की कोई और राय हो, कोई और सजेशन हो तो आप लोग बताइएगा। ये तो मैंने यहां पर बेसिकली इसके बारे में बता दी। खासकर जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस है तो वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं यहां पर। ओके, नेक्स्ट यहां पर ये आर्टिकल जो है इससे सामने आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन भी आप लोगों को यहां पर अटेम्प्ट करना है कि टोटल जीडीपी इज द बेस्ट जो प्रेडिक्टर है ऑफ द नेशनल ओलंपिक परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो 200 से लेकर 250 शब्द में लिखेगा। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग 100 से लेकर 150 शब्द में आप लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये आर्टिकल देखते हैं जिसमें डिटेल में आप लोगों को सारी चीज जानने को मिलेगी। एक पूरा आंसर आप लोग यहां से देख सकते हैं, एक ऐसा आर्टिकल है यहाँ पर। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए तो उसको कैसे टैकल करना है एग्जाम में। ठीक है, नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ओलंपिक अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आइए अच्छे से यहां पर डिस्कस करते हैं। और याद रखिएगा ये 2020 के जो ओलंपिक है इनको 2020 के ही बोला जा रहा है, इनका नाम चेंज नहीं किया गया है। 21 में इनका नाम 20 ही रखा जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये कौन से नंबर के गेम है यहाँ पर, कहां पर हो रहे हैं, तो ये टोक्यो में हो रहे हैं। टोक्यो कहां पर है, जापान के अंदर है टोक्यो। तो टोक्यो के अंदर यहाँ पर ये जो गेम हो रहे हैं 32वें नंबर के ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर इनको पोस्टपोन कर दिया गया, वो एक अलग बात है, पर लेकिन जो यहाँ पर मेडल पर आप लोगों को ओलंपिक 2020 आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो स्पोर्टिंग जो इवेंट है यहाँ पर ये आप लोगों को लगभग 339 यानी कि 339 के करीब देखने को मिलेंगे। वेन्यू जो है यहाँ पर ये 42 के करीब नजर आएंगे। कितने डिसिप्लिन में गेम होना है, तो ये 33 है। टोटल एथलीट जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो है 11,200 के करीब। हमारी कंट्री से जो जा रहे हैं वो है लगभग 120 के करीब। अब तक का सबसे बड़ा जत्था हमारी कंट्री से यहाँ पर जा रहा है
अगर देखा जाए तो मिलाकर आप लोग, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री से सबसे बड़ी टीम अभी यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मेकिंग ए डेब्यू, जैसे कि कराटे हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से बात करें तो स्केट बोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, यहाँ पर जो बेसिकली सर्फिंग हो गया, तो ये यहाँ पर डेब्यू गेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पर एथलीट रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है, तो 206 के करीब नेशनल ओलंपिक कमेटी इंक्लूडिंग रिफ्यूजी ओलंपिक टीम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। तो इंडियन जो यहाँ पर कंटिजेंस है उसमें देखने को मिले तो 18 डिसिप्लिन में हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री की जो यहाँ पर 33 है, 33 में जैसे 33 डिसिप्लिन है, तो इसमें से 18 डिसिप्लिन में हम लोग पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे गेम में, और टोटल एथलीट हमारे 120 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम जो है यहाँ पर ये फ्लैग बियरर रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कौन यहाँ पर झंडे को लेकर चलेंगे सेरेमनी में आगे, तो मनप्रीत सिंह और इसी के साथ में मैरी कॉम, ठीक है। दोनों के गेम के जरा नाम तो बताइए, मनप्रीत सिंह कौन से गेम से रिलेटेड है और मैरी कॉम जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेयर है, इसका कौन से गेम से मैच करता है। ऑफिशियल जो इसका मैस्कॉट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है मारिदोव, ठीक है, जो पर्टिकुलर ये आप लोगों को यहाँ पर बोनस सा बच्चा देखने को मिल रहा है। बाकी सबसे ज्यादा अब तक आज तक किसी ने अगर गोल्ड मेडल जीते हैं तो स्विमर है यहाँ पर माइकल फेल्प्स, जिनका नाम आप लोगों को पता होगा, यूएसए के ओलंपिक में 28 बेसिकली मेडल है इनके पास में अकेले, जिसमें 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, और हमारी कंट्री का अभिनव बिंद्रा आप लोग जानते हैं शूटिंग में। तो ये बातें की जा रही है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली जो बात करूंगा वो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कुछ डिफरेंट तरीके से, जिससे आप लोग का एग्जाम में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अगर कोई इंटरव्यू में ही आप लोगों से पूछ ले, चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ कि हमारी कंट्री में स्पोर्ट कल्चर जो है वो इतनी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हो पाती है, उसका रीजन क्या है। हमारी कंट्री में गेम्स में इतनी बड़ी, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी आज तक अगर ओलंपिक की हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे, इतने सारे मेडल हमारी कंट्री में नहीं आ पाते, उसका क्या रीजन है। तो अगर इंटरव्यू में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग क्या आंसर दोगे। आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करके रख लेना। पूरा एक ओवरव्यू दे रखा है, जितने भी सारे ओलंपिक अब तक हुए हैं उसमें मोटी मोटी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएगी, तो इसको जरूर अपने पास रखिएगा, ठीक है। चाहो तो इसका एक छोटा सा प्रिंट आउट निकालकर अपनी टेबल पर रख लेना, एक नजर डाल लेना, ताकि आप लोग चीजों को समझते रहो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा यहाँ पर, ये हालांकि आप लोगों से पहले पूछा है पर रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, पता होना चाहिए आप लोगों को। जो 5 कलर अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट को, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट को कौन सा कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक रिंग के अंदर। क्वेश्चन जो पूछता हूं टेंशन मत लिया कीजिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है आप लोगों को इनका आंसर जो है वो नेक्स्ट डे मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय किया कीजिए और क्वेश्चन की कोशिश किया कीजिए कि आंसर देने की भले ही पढ़े हो या ना पढ़े हो, तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। समझ लेते हैं अभी आर्टिकल के अंदर क्या बात की जा रही है। यहां पर आर्टिकल के अंदर ये बात की जा रही है बेसिकली दो पर्सनैलिटी हैं जो बेसिकली अगर बात करें इनके बारे में बात की जा रही है। एक तो है यहाँ पर ये बर्नार्ड एबी और यहाँ पर बुश एमआर। इनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखेगा। बोला यह जा रहा है कि जिस देश की जीडीपी अच्छी होती है, जिस देश की इकोनॉमी अच्छी होती है, उस देश में ओलंपिक की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। यानी कि जहां अमीर कंट्री है वहां आप लोगों को अच्छा खासा एक तरीके से ओलंपिक में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पहला। और दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि जिस देश में ओलंपिक हो रहे थे वहां पर लगभग 1.8% एडिशनल वो वहां पर जीतते हैं। यानी कि जैसे जापान में हो रहे हैं तो जापान को लगभग मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 2% मेडल जापान को ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू दूसरे के होस्ट कंट्री, क्योंकि अपनी कंट्री में जो प्लेयर खेलते हैं उनका मोटिवेशन ही कुछ और रहता है, अपने देश में खेलने का कुछ अलग ही जज्बा रहता है इंसान के अंदर, क्योंकि अपने देश की जनता देख रही है तो उससे इंसान के अंदर अपनी ही जमीन पर, अपनी ही मिट्टी पर उसके अंदर एक अलग ही जज्बा निकल कर आता है। तो अगर बात करें तो जीडीपी के साथ में और भी कई सारे फैक्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, पर जीडीपी को भी यहां पर काउंट किया गया है। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाएंगे, टोटल मिलाकर 17 हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर देखिए इनसे क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं कई बार, फ्री मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बोलता है कि एक तरीके से गरीबी को मिटाना है। कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको एक टाइम का रोटी मिल रही है, दूसरी टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। आप लोगों को लगता है कि वो ओलंपिक में मेडल ले पाएगा, उसको रोटी मिल जाए वही उसके लिए मेडल है कि आज की शाम को खाना मिल जाए, कल तो मिला नहीं था, तो उसके लिए वही बहुत बड़ा मेडल है। तो वो नहीं कहते कि भूखे पेट जो है वो भगवान के भजन नहीं होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा नॉर्मली। तो इंसान अगर प्रॉपर एक डाइट के खाने के साथ में रहता है तो वही कुछ कर पाता है। जीरो अगर यहाँ पर हंगर होगी, भूखमरी खत्म होगी तो ही चीजें यहां पर कर पाएगा। तीसरा अच्छी हेल्थ होगी तो ही आगे बढ़ पाएगा। और इन सब के लिए क्या चाहिए? एक बेसिक मिनिमम पैसा तो चाहिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहां पर काफी जो अमीर कंट्री है वो फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए यहां पर जो हाईएस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कैरेबियन नेशन है, और लोवेस्ट जो है एशियन और अफ्रीकन नेशन है, क्योंकि उनकी जीडीपी काफी लो है। और कैरेबियन जो कंट्री है या वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, यूरोप हो गया या फिर चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इनकी जीडीपी अच्छी खासी देखने को मिलती है, अच्छा खासा पैसा है, इनकी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी यहां
यहाँ पर अच्छी खासी है, यानी कि इनके पास में अच्छा खासा पैसा है, तो इसलिए यहाँ पर आसानी से आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि जब स्टडी करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल कर आता है कि पैसे वाला जो लोग हैं उनको ये इसमें यहाँ पर एज देखने को मिलती है। आप लोग खुद ही देख लीजिए आज की डेट में अगर बात करें, जैसे कि आज की डेट में अगर आप लोग देखें एजुकेशन के मामले में बात कर लीजिए, चाहे हेल्थ के मामले में आप लोग बात कर लीजिए, जिसके पास में पैसा है अच्छा खासा उसको सारी फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, और जिसके पास में पैसा नहीं है उसको सारी फैसिलिटी बुरी मिल रही है। तो ये कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो गेम पर भी आप लोग इसका सेम इंपैक्ट बोल सकते हैं। तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि कंसिडरेबल इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो जीडीपी वाला है, पर और भी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो बेस्ट एक तरीके से अगर बात करें प्रेडिक्ट आप लोग कर सकते हैं परफॉर्मेंस ओलंपिक के अंदर की किसकी रहने वाली है, कौन से देश की रहने वाली है। तो इसके चलते कुछ और अगर इंडिकेटर आप लोगों से पूछा जाए, रीजन क्या है यहाँ पर देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। मान लीजिए आप लोगों के पास में आज के डेट में खाने के लिए सब कुछ अच्छा मिल रहा है, आप लोगों के घर में इंटरनेट भी है, आप लोगों के घर में लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, सारी फैसिलिटी है, इवन आप लोगों के जो आसपास में कोई अच्छा सा ग्राउंड भी है, ठीक है, तो सारी चीजें हैं, तो आप लोग खाना अच्छा मिल रहा है टाइम पर, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग वहां पर दोगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो आप लोगों को नॉलेज रहेगी, इंटरनेट पर चीजें सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आज के डेट में आप लोग कहीं पर भी कोचिंग ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कोच से बात कर सकते हैं कि मुझे ये गेम खेलना है, तो इस तरीके से सारी चीजें मिल जाएगी। पर लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान है वो मेहनत ही कर सकता है, उसको डाइट भी नहीं मिल रही है, तो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, घर में टेंशन रहेगी कि किस तरीके से घर चलेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है और जो यहाँ पर साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो कंट्री के ऊपर काफी इंपैक्ट डालता है। यानी कि अगर किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है और पॉपुलेशन भी नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, वो कंट्री में आप लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। रीजन क्या है, आप लोगों के मोहल्ले में कोई एक ग्राउंड है खेलने के लिए, अब वहां पर देखिए बुजुर्ग जो है वो टहलने भी जाएंगे, बच्चे भी वहां पर खेलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, महिला भी वहां पर टहलती हुई नजर आएंगे, और वहीं पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो एक ही एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सारे काम उसी में चल रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पर ढांचागत जो विकास है वो काफी ज्यादा जरूरी है, ये दिक्कत क्रिएट कर देता है अगर प्रॉपर वे में नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें रिसोर्सेज के बारे में, तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी एक तरीके से बहुत कम जगह पर। अगर यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। आप लोग ये समझिए कि जहां पर अगर फैसिलिटी अच्छी है तो आधा तो माहौल ही वहां पर इंसान को सुधार देता है, ठीक है। अगर माहौल अच्छा नहीं है तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि क्या क्यों जा रहे हैं ओलंपिक खेलने, यार सोच रहा हूँ गवर्नमेंट की एक जॉब मिल जाए। तो ये अगर चांस रहेगा ओलंपिक में सोचने का तो वो इंसान कहां से कोई भी मेडल लेकर आएगा, ठीक है, जिसकी खस्ता हालत यहीं से हो रही है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान ये सोच रहा है कि बस प्रीलिम्स ही क्लियर हो जाए तो कैसे काम चलेगा। अगर प्रीलिम्स के लिए लड़ रहा है, बस फैक्ट देख लेते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस कोई सुनता नहीं है। अगर आप लोग किसी का भी बात, किसी की भी टॉपर की बात या किसी से भी आप लोग पूछेंगे तो वो ये बोलता है एक बार सारा न्यूज़पेपर छोड़ दो पर लेकिन एडिटोरियल पढ़ लो, ठीक है। तो इससे रीजन क्या है, क्योंकि वहां से एनालिटिकल पावर आप लोगों की जनरेट होती है, और वही आप लोग की जो है आंसर राइटिंग में और आप लोग की बेसिकली जो इंटरव्यू में काम आती है, और वहीं के मार्क्स जुड़ते हैं। पर लेकिन लगे रहते हैं मैक्सिमम लोग क्या, फैक्ट रटने पर लगे रहते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी। फैक्ट्स भी याद करने पर लेकिन आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। बस प्रीलिम्स का ऐसे रखिए कि आप लोग का हर्डल पार हो जाए, ऐसे नहीं कि बस पूरे जान उसी में झोंक रखी है, ठीक है, कि प्रीलिम्स क्लियर कर ले बाकी बाद में देखेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस अप्रोच लेकर चलो, तो आप लोग को आंसर राइटिंग नहीं छोड़नी चाहिए, कॉन्टिन्यूस लगभग 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल सकते हैं ना, 2 आंसर लिख लीजिए, एक तो जीएस का लिख लीजिए, एक ऑप्शनल का लिख लीजिए, इतना तो कर ही सकते हो डेली, जिससे कॉन्टिन्यूस अगर चीजें आप लोग कॉन्टिन्यूसली अगर एक अपना अच्छा माहौल बना पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, यूएसए के बारे में अगर बात करें, तो यूएसए में आप लोगों को एथलीट और जो जिम्नास्टिक है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है, रीजन आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, जैसे आप लोग देखिए काफी अच्छी फैसिलिटी रहती है, सारी चीजें वहां पर नॉर्मली देखेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जर्मन के अंदर घुड़सवार अच्छे मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि उस तरीके का ढांचागत वहां पर काफी अच्छा डेवलपमेंट रहता है। अगर यूके के अंदर बात करें तो डाइविंग, सैलिंग और साइकिलिंग वाले मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली सिचुएशन होगी, या फिर आप लोग तैरने वाले लोग बोल सकते हैं, तो काफी अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलती है। अब इसी के बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करे क्या क्या चीजें हैं, ये सारे गेम जो है जहां पर ढांचागत विकास इनका है तो वहां पर अच्छी खासी फैसिलिटी है। तो कई सारे एरिया में आप लोगों को और भी फैक्टर है, इनको भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक फैक्टर हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन ये है उसकी हाइट काफी अच्छी है, एक पर्टिकुलर पर्सन ये है कि उसकी हाइट काफी कम है, तो जो हाइट काफी अच्छी है वो स्विमिंग में काफी फायदा पहुंचाएगा उसको, ठीक है। इसलिए चाइनीज प्लेयर आप लोगों को कभी भी नॉर्मली स्विमिंग में देखने को नहीं मिलेंगे कि वो स्विमिंग में जीत गए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या फिर नीदरलैंड जो है ये स्विमिंग यानी कि तैराकी में हाइट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। और इसके अंदर भी माइकल फिलिप्स जो है उसकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि जो बॉडी का ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये यानी कि धड़ जो है वो उसका ये बेसिकली ये लंबा है और पैर जो है वो छोटे हैं। तो जैसे मछली नहीं होती, पीछे से मछली को अगर देखोगे आप लोग तैरने के लिए तो पिछली की पूंछ रहती है और धड़ उसका बड़ा रहता है। तो इसी तरीके से तैरने वाले इंसान का अगर धड़ लंबा है और पीछे नीचे वाला ढूंढे से जो नीचे ना जहां पर आप लोग बेसिकली पैंट बांधते हैं, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो पैंट बांधने वाला पोर्शन छोटा है और ऊपर वाला पोर्शन लंबा है। तो इसका मतलब ये कि ये इंसान जो है ये स्विमिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो स्विमिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी बॉडी ये है ये बता रही है। तो जेनेटिक फैक्टर भी देखने को मिलते हैं, इसलिए ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं।
करते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्विमिंग में या फिर बास्केटबॉल में आप लोगों को ऐसे इंसान जो है वो अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर शूटिंग में या फिर जिम्नास्टिक में बात करें तो छोटे लोग भी, अगर छोटी हाइट होगी तो ऐसे यहाँ पर काफी अच्छा काम करते नजर आएंगे। बैलेंस लंबी हाइट के लोग नहीं बना पाएंगे, या फिर कोई ऐसा गेम हो तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जेनेटिक फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। इसीलिए चाइना जो है वो शूटिंग वगैरह में जहां पर हाइट जो है वो कायम की नहीं होती है, यूएसए और जर्मनी के कंपेयर में ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में भी जो हाइट है एक एवरेज हाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो शूटिंग में एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारी भी निकल कर आती है अगर ढंग से आप लोग चीजों को देखो। ईस्ट एशियन नेशन जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं टेबल टेनिस के अंदर में, जहां पर हाइट ज्यादा मैटर नहीं करती है वेस्टर्न नेशन के कंपेयर में। रसिया, ईस्टर्न यूरोप या फिर सेंट्रल एशियन जो कंट्री है, ठीक है, तो बॉक्सिंग में आप लोग को देखने को मिलेगा काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर रहती है। चाइना और सेंट्रल एशियन जो है ये वेट लिफ्टिंग हो गया या रेसलिंग कुश्ती में आप लोग देखते हैं अपनी कंट्री के प्लेयर, तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जितनी एक तरीके से हाइट जो होती है वहां पर वो एक ज्यादा मैटर नहीं करती है। एक तरीके से वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसकी कैटेगरी में खिलाते हैं किस वेट की कैटेगरी में, तो वेट जितना कम होगा, हाइट जितनी कम होगी, तो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे फैक्टर आप लोग यहां पर इसको काउंट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग बेसिकली लिख सकते हैं। कई सारे फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस, पुअर हेल्थ, मैंने आप लोगों को यहां पर आप लोग देखते हैं, हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हंगर का शिकार है इंसान वैसे ही, ठीक है, कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा पुअर हेल्थ के साथ में। और ये मैक्सिमम एशियन कंट्री जो है और जो सब अफ्रीकन यानी कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे वहां पर जो कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो जैसे कि एशियन कंट्री हो गया या फिर अफ्रीकन कंट्री हो गया, तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो कैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग यहां पर दे पाओगे, तो ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर इस एरिया के बारे में आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। इसी के साथ में लैक ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर, आप लोगों ने सुना होगा ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे सॉरी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ठीक है। तो आज की डेट में भी वो पैटर्न फॉलो किया जाता है, और रीजन भी इसका कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए 100 प्लेयर है उनमें से हो सकता है कि कोई एक आगे जीतकर, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे का फ्यूचर जो है थोड़ा सिक्योर किया जाए, इसीलिए बच्चे को कोशिश करते हैं कि पढ़ा लिया जाए, और नहीं तो कम से कम रोजी रोटी तो चलती रहेगी। तो ये कंडीशन है, पर चीजें अब चेंज हो रही है तो एक अच्छी बात है। फंडिंग जितनी होनी चाहिए उतनी फंडिंग नहीं की जाती, उतना पैसा नहीं खर्च किया जाता है प्लेयर के ऊपर, इसलिए उनको अच्छी चीजें नहीं देखने को मिलती है। करप्शन और पॉलिटिसाइजेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन पॉलिटिक्स कनेक्शन है तो ये माना जाता है कि वहां पर उसको ज्यादा फायदा रह जाता है एज कंपेयर टू अगर देखेगा, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है। तो इस तरीके से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉडरेट कैटेगरी में होते हैं, अच्छा खेलते हैं पर लेकिन इतने अच्छे नहीं होते कि वो एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है, पढ़ तो रहे हैं पर लेकिन इतनी अच्छी नहीं पढ़ रहे हैं कि एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। तो उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, हाँ ठीक है, पढ़ाई में ठीक है बंदा, पर लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए जो स्ट्रेटजी चाहिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है इंसान, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि खेल तो अच्छा रहा है पर लेकिन मेडल नहीं लाता है यार इंसान, तो इसका मतलब है कि कमी है कई सारी चीजों में। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से बनने लगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कंफ्यूजन में आएंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग यहां पर आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की जा रही है बेसिकली अभी रिसेंटली पेगासस वायरस के बारे में, और अभी बोला गया कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर इसके बारे में बात करने वाला है। तो ये जो पेगासस वायरस है, पेगासस स्पाईवेयर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो यहां पर कई सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे मेलवेयर हो गया, ठीक है, रैंसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, वोमवेयर हो गया। ये होता क्या है बेसिकली, ये कुछ ऐसे गलत तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक तरीके से सिस्टम के अंदर पहुंचाए जाते हैं, खासकर सिस्टम को अपने कंट्रोल में रहने के लिए, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, ये अलग अलग तरीके से आप लोग यहां पर नजर आते हैं। कोई ट्रोजन बोलता है, कोई वायरस बोलता है, कोई वॉर्म्स बोलता है, कोई स्पाईवेयर बोलता है, कोई रैंसमवेयर बोलता है। तो ये वेरियस तरीके के मेलवेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इनको पहुंचाया जाता है। एक तरीके से सॉफ्टवेयर आप लोग बोल सकते हैं जो ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर पहुंचाया जाता है। एक और शब्द यूज किया जाता है यहां पर जिसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग बोला जाता है कि मेथड है जो ट्राई करने की कोशिश करता है, गैदर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है उसको यहां पर बेसिकली ईमेल या फिर जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पेगासस अभी ये न्यूज में कैसे आया, पहले तो आप लोगों के सिस्टम के अंदर कैसे पहुंच सकता है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आई मैसेज के थ्रू, या फिर कोई अननोन जो भी यहां पर वनरेबिलिटी देखने को मिले, ये तरीका है यहां पर एंटर करने का। एंटर करते ही क्या क्या ये आप लोगों की चीजों को कंट्रोल कर लेगा, सारी चीजें जो भी उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो भी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं, इवन आप लोग की लोकेशन भी चेक कर सकता है, एक सेकंड के अंदर आप लोग का जीपीएस को ट्रैक कर सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। इंसान की फोन में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें ए टू जेड नॉर्मली इसके कंट्रोल में आ जाती है। न्यूज में क्यों है ये आर्टिकल, क्योंकि पेरिस बेस यहां पर नॉन जो बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट
ये फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा कुछ डेटा लीक किया गया। यहां पर बोला गया ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर जो इजराइल के द्वारा बनाया गया ये वायरस, याद रखिएगा इजराइल की एनएसओ है उसके द्वारा ये वायरस बनाया गया, तो उसके चलते बोला गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर लगभग यहां पर इसको टैकल किया जा रहा है। हमारी कंट्री में भी यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं, सीबीआई के कई सारे जो ऑफिसर थे, जर्नलिस्ट थे, अपोजिशन के लीडर थे, साइंटिस्ट थे, कई जगह यहां पर इस पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया गया। तो नॉर्मली बोला यह गया था कि टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली इसका यूज होना चाहिए, पर प्रेजेंट टाइम पर जो इसका यूज किया गया उसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म में यहां पर आ गया है। तो नॉर्मली यहां पर ये कैसा आप लोगों को मैंने बताया था कैसा है यहां पर ये, अगर बात करें तो जीरो क्लिक वाला भी हो चुका है, यानी कि किसी पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, तो जीरो क्लिक की कैटेगरी में ये आ चुका है, जिसके चलते आपके फोन में जाते ही सारी चीजें कंट्रोल कर लेगा, चाहे वो iOS हो चाहे एंड्रॉइड सिस्टम आप लोग आज की डेट में यूज कर रहे हो। तो एनएसओ ग्रुप के द्वारा जो एक खतरनाक वायरस बनाया गया है, तो इससे आज की डेट में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जा रही है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जा रही है तो मतलब क्या हो गया यहां पर, जो डेमोक्रेसी होती क्या है बेसिकली, देखिए एक तरीके से आप लोग बोले तो जनता के द्वारा चुना गया शासन जो है जनता के ऊपर रूल करता है। ठीक है, तो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन होता है, नॉर्मली बोलते हैं ना कि एक तरीके से आप लोगों ने अब्राहम लिंकन साहब की जो डेफिनेशन भी सुनी होगी इसके बारे में, याद आ रही है आप लोगों को जो अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, बताइए उसका, चलिए लिखिए, आप लोगों को अगर डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो उसको आप लोग यूज भी कर सकते हैं। तो यहां पर यही समझाने की बात की जा रही है कि देखिए इलेक्टेड पीपल होते हैं वो बेसिकली यहां पर जाते हैं, ठीक है, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू जाते हैं। ईच एंड एडल्ट जो रहता है उसको यहां पर, यानी कि जो 18 साल या फिर उससे ऊपर की उम्र हो चुका है वो वोट डाल सकता है। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से और सिटीजन के राइट के हिसाब से काम करती है, पर लेकिन यहां पर सिटीजन के राइट का हनन किया जा रहा है, जैसे कि अभी प्राइवेसी का हनन यहां पर किया जा रहा है। अगर फंडामेंटल राइट में जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में आप लोग आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का हनन यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अपोजिशन पार्टी को भी यहां पर बेसिकली इस तरीके से कि हाँ वो भी अपना काम कर सके अच्छे से, उनको भी टैकल करने की कोशिश की जा रही है पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू, ये देखने को मिलेगा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस होती है, पॉलिटिकल इक्विलिटी के बेस पर होती है, पर ऐसा कुछ देखते को यहां पर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। सारी चीजें जो है बेसिकली यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी को नॉर्मल तरीके से आप लोग समझिए तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि एक तरीके से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। लोकल लेवल पर बात करें, लोकल डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इलेक्शन डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, यानी कि सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऐसा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रहती है, क्लीन इलेक्शन हो गए, इंक्लूसिव, एक तरीके से इंक्लूसिव सफरेज हो गया, सबको साथ में लेकर चले सारे जो वोट डाल रहे हैं। ठीक है, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से एक ही पॉलिटिकल पार्टी है चाइना की तरीके से इलेक्टेड लोग आप लोगों को नजर आएंगे। फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि जस्टिस मिल रहा है, सिविल लिबर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सोशल राइट और इक्वलिटी, बाकी के और सारे जो भी आप लोगों के फंडामेंटल राइट आप लोगों के पार्ट 3 में वो सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चेक एंड बैलेंस क्या रहता है, अगर गवर्नमेंट कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती है तो मीडिया यहां पर आती है। जस्टिस जो है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और इफेक्टिव पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट में भी जो हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लोकसभा राज्यसभा जो है वो जनता के सामने लाई जाती है, तो ये डेमोक्रेसी का सिस्टम देखने को मिलेगा। एक तरीके से इंपार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेडिक्टेबल जो एनफोर्समेंट क्या है, एब्सेंस करप्शन देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल डेमोक्रेसी ऐसी होती है, पर लेकिन सोचिए जहां जहां पर इसमें पेगासस स्पाईवेयर आप लोग एक तरीके से इसमें ढकेल देंगे या फिर ठूस देंगे या फिर उसके ऊपर पेगासस स्पाईवेयर बैठा देंगे, तो ये सारी डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ना तो यहां पर अपोजिशन वाले अपनी बात रख पाएंगे, ना ही मीडिया वाले ढंग से चीजों कर पाएंगे, जज जो है वो ढंग से डिसीजन नहीं दे पाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, उसकी सारी बातें सुनी जा रही हैं, तो कहां से ये फिर डेमोक्रेसी रहेगी। तो राइटर यहां पर ये बोले कि एक तरीके से डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा इसको बता दिया गया राइटर के द्वारा कि यहां पर यार ये डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा पड़ गया। इस तरीके की अगर कहीं पर डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर डिबेट, डिस्कशन, वो सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं साइड में हो गई है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जनता के द्वारा जिन लोगों को चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजा गया था, वहां पर बेसिकली एक तरीके से पार्लियामेंट में भेजा गया था, वही जो है जनता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। नॉर्मली इन चीजों को टैकल करने के लिए दूसरे भी तरीके हैं जो हमारी कंट्री में काम किए गए, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया जाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है, यहां पर उसके थ्रू काम किया जाता है। साइबर स्वच्छता केंद्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इंडिया जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसको I4C आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर काम करता है। कंप्यूटर इमरजेंसी टीम के बारे में बात करें तो वो यहां पर आप लोग काम करती नजर आएगी। इसी के साथ में अगर बात करें, 2 लेजिस्लेशन में भी पाइपलाइन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,
ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काम तो कई तरीके के जिनके तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, पर लेकिन इन तरीके से काम किया नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से सारी दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसके चलते अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग जाए तो इंटरनेशनल यूनियन, जो बेसिक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, वो यहां पर काम करती है। इसी के साथ में बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है ऑन साइबर क्राइम, ये यहां पर देखने को मिलेगा, पर इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी कंट्री में, 2019 से यहां पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पड़ा हुआ है, जबकि 2021 में हम लोग आ गए। और वो भी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि फुल मेजोरिटी के साथ में आज के डेट में हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो पावर में है, तो इसके चलते क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहां पर कई बार कि क्यों इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, पर लेकिन इनको हम लोग यहीं पर ही रहने देते हैं, आगे लेकर नहीं चलते, तो दिक्कत निकल कर आती है फिर। तो अगर कहीं कुछ लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाते तो यहाँ पर किस तरीके से डेमोक्रेसी के ऊपर इंपैक्ट डाला जा रहा है आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी के द्वारा, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में अब नहीं होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर बेसिकली बात करूंगा इकोनॉमी के बारे में, और ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बोल सकते हैं जो कि खासकर कई सारे मुद्दों के बारे में बात कर रहा है। एक तो इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन के चलते हमारी कंट्री की जो रिकवरी कैसे हो रही है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इन मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मल अगर आप लोग बात करें, जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक नॉर्मल अपने मोहल्ले में आप लोगों को बेसिकली लेकर चलता हूं जहां पर आप लोग रहते हैं, वहां पर एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई दुकानदार है, ठीक है, वो दुकानदार क्या करता है, आटा लेकर आता है, तेल लेकर आता है, चावल लेकर आता है, गेहूं लेकर आता है। वो यहाँ पर ये चीजें क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि उस एरिया में आप लोग रहते हैं, आप लोग जो है यहाँ से सारा सामान खरीद कर लेकर आते हैं, फिर आप लोग जो है घर पर इन सामान को बनाते हैं और खाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये डिमांड हो गई, तो ये यहां पर आप लोगों की डिमांड होगी, तो यहां पर आप लोगों की डिमांड को ये सप्लाई कर रहा है, इसीलिए यहां पर काम चल रहा है। अगर आप लोग बोले कि नहीं हम तो फास्ट रखना स्टार्ट कर दिए और आगे आने वाले 10 दिनों तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल भूखे रहना है हम लोग को, तो क्या यहां पर ये इंसान जो है ये इसको बेच पाएगा, ये इसको बेसिकली इन चीजों को कंटिन्यू रखेगा? ये सोचा कुछ और देखते हैं अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, या फिर जिस एरिया में रहता है वहां से लोग ही अपना जो है प्लान कर गए, वहां पर लोग आज के में ही नहीं है। तो मार्केट किस बेस पर काम करती है, मार्केट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर काम करती है। अगर मार्केट में डिमांड रहेगी तो सप्लाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर किसी में भी कोई भी मिसमैच हो जाता है, डिमांड कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, सप्लाई कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिलती है। तो इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग महंगाई बोलते हैं, वो यहीं से निकल कर आता है। उसी के बारे में बात करेंगे कि आज के डेट में जो साइकिल है, लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है और हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ग्रोथ कम निकल रहा है निकलकर और इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन काम कैसे करता है। सबसे पहले तो बात करिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में हैंड सैनिटाइजर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो डिमांड की वजह से जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है वो प्रोडक्ट महंगा बेचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में उसका एक तरीके से उसका प्राइस बढ़ गया। तो ये होता है डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ जाना। दूसरा था कॉस्ट की वजह से महंगाई बढ़ जाना। जैसे यहां पर दिखाया गया कि गुब्बारा है, अगर गुब्बारा आप लोग खरीदते हैं यहां पर ये, तो नॉर्मली गुब्बारा जो है 5 रुपए का आ रहा है, ठीक है। पर लेकिन हुआ क्या, गुब्बारे में भरी जाने वाली जो हीलियम गैस है उसका प्राइस बढ़ गया। अब हीलियम गैस का प्राइस बढ़ गया तो गुब्बारे का प्राइस अपना बढ़ जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है उस प्रोडक्ट की जो कि आप लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर गुब्बारे का प्राइस अपना बढ़ जाएगा जब इसके अंदर डाले जाने वाली गैस का प्राइस बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तीसरी कैटेगरी का इन्फ्लेशन जो होता है इसको बोलते हैं बुल्ट इन इन्फ्लेशन। बुल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग कई बार जॉब कर रहे हैं, पहले आप लोगों की सैलरी जो थी वो थी 50,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर इसमें 10,000 रुपए और ऐड हो गए हैं, 60,000 रुपए आप लोगों की सैलरी हो गई है। तुरंत आप लोग गए मार्केट में, सबसे पहले क्या लेकर आते हैं, यार घर में सोफा नहीं है, पहले सोफा लेकर आते हैं, ठीक है। फिर सोचेंगे चलो अगले महीने फिर से 10,000 रुपए यहां पर आप लोगों को बेसिकली बढ़े हुए मिलेंगे, अगले महीने यार कुछ और लेकर आते हैं, चले अब की बार ना कुछ कूलर वगैरह, फिर अपना कुछ एसी तो खैर नहीं आएगा, 10,000 में कूलर वगैरह देख लेते हैं चलिए कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी सैलरी बढ़ने की वजह से आप लोगों की डिमांड बढ़ गई है, आप लोग वो चीजें जाकर खरीद रहे हैं। तो जिस की भी जो भी मान लीजिए अभी यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस कर दिया कि इतना जो है जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको ये एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, तो तुरंत उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चीजें खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहां पर मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट सारे वही खरीदने लगे तो फिर उसकी प्रोडक्ट की जो है मार्केट में जो प्राइस आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो नॉर्मली डिमांड और सप्लाई अगर बैलेंस रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड और सप्लाई में जैसे ही मिसमैच होगा तुरंत आप लोगों को ये चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। अभी यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, बात करेंगे के रिकवरी के बारे में या के सेफ कर्व के बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये बेसिकली होता क्या है। के सेफ कर्व को अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला रेड दिखा रखा है और ऊपर वाला यहां पर दिखा रखा है बेसिकली ग्रीन, यानी कि जो लोग पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आते हैं,
प्रॉब्लम में आने के बाद में कुछ लोग तो ऐसे हैं वो यहां से निकलकर भाग जाएंगे उस प्रॉब्लम से, यानी एक तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम दे देंगे कि हाँ इससे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। कुछ ऐसे होंगे यहाँ पर प्रॉब्लम में ही घिसकर रह जाएंगे, वो काफी लंबे समय बाद यहां से बाहर निकलेंगे। तो ये किस कैटेगरी के होते हैं? जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर दो तरीके के लोग थे, एक तो था ऑनलाइन पढ़ा रहा था कोई बंदा, एक था यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ा रहा था बंदा। जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, कोविड-19 आ गया, वो ऑनलाइन पढ़ाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ा रहा है, अब उसकी सोचिए आप लोग, उसका तो काम बिल्कुल ठप हो गया। 1 महीने झेल ले, 2 महीने झेल ले, पूरे 2 साल लगभग चीजें ठप पड़ गई। अब अगर ऑफलाइन पढ़ाने वाला कोई टीचर है, उसकी तो यार रोजी रोटी चलनी बंद हो जाएगी, तो वो तो फिर पता नहीं क्या क्या करता घूमेगा। तो इसलिए यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है, तुरंत जिस दिन कोविड-19 आया, 1 हफ्ते या फिर 1 महीने के अंदर इंसान ने क्या किया, अपना एक डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, एक लैपटॉप खरीद कर लेकर आया, एक माइक खरीद कर लेकर आया, लिखने वाला पैड खरीद कर लेकर आया, उसके बाद में इंटरनेट का एक ढंग का कनेक्शन लगवाया, या फिर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो उसने लगभग मान लीजिए इसमें 4-5 लाख रुपए खर्च किए, ठीक है। तो वो इंसान जो है प्रॉपर वे में अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, तो वो जो है वो तुरंत अपनी स्पीड पकड़ लेगा जो यहां पर डाउन आया था। किसकी वजह से हो पाया? क्योंकि उसके पास में पैसा था ये काम करने का। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो इसके पास में पैसा नहीं होगा, वो कैसे कर पाएगा? आप लोग ये सोचिए, क्या वो इन चीजों से उभर पाएगा? वो हमेशा और डाउनफॉल होता चला जाएगा, उसका और दिक्कत होती चली जाएगी। यानी कि ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई कोविड-19 आया, उसमें से निकलकर चले गए और फायदा उठा के चले गए। हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी करोड़पति बन गई है, दवाई बनाने वाली, मेडिसिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी करोड़पति बन गई है, मास्क बनाने वाले लोग जो है वो करोड़पति बन गए, पीपीई किट बनाने वाले लोग जो है वो करोड़पति बन गए। तो इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं आज के डेट में कई सारे बिजनेसमैन जो है जिनका कभी नाम नहीं था, अब वो टॉप अमीरपति, जो नहीं अमीरपति एक तरीके से करोड़पति, लखपति, उनमें आ गए हैं वो आज के डेट में। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि जल्दी से जल्दी उन्होंने उसको भुना लिया जो यहाँ पर पेंडेमिक आया। तो पेंडेमिक को भुनाने यानी कि देखिए एक तरीके से प्रॉब्लम से सीखकर आगे निकल गए फटाफट उसमें से। तो केस सेफ रिकवरी में 2 तरीके के लोग आ जाते हैं, मैक्सिमम कैटेगरी तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई पर्टिकुलर रिक्शा वाला था, अब घर पे बैठा हुआ है, पता चला कमाना अकेले वाला था, घर में 5 मेंबर है, रिक्शा वाले की डेथ हो गई। अब क्या हो गया? अब घर में बाकी के जो 4 मेंबर है उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो आगे आने वाले टाइम में 10 साल पीछे चला गया ये घर। अब इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं केस सेफ रिकवरी। कई तरीके की रिकवरी वैसे आप लोग को देखने को मिलती है। एक होता है वी सेफ। वी सेफ क्या होता है? लॉकडाउन लगा, धड़ाम देनी सी चीजें नीचे आगे गिर गई, फिर लॉकडाउन हटा, फिर से चीजें बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं वी सेफ रिकवरी। यानी कि एक छोटे टाइम के लिए एक छोटा सा एक कट देखने को मिलेगा, उसके बाद में तुरंत चीजें जो है वो जैसे ही ओपन होगा तुरंत रिकवर होनी स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली मैक्सिमम इकोनॉमी कैसे काम करती है? वो होती है यू सेफ इकोनॉमी। यू सेफ मतलब यहां पर जैसे नीचे गिरी, कुछ टाइम तक नीचे गिरी रहेंगी, ठीक है, कुछ टाइम तक नीचे गिरी रहेंगी, फिर चीजें आराम से बढ़ना स्टार्ट होगी और फिर चलना स्टार्ट होगी। तो ये टाइम ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, पता नहीं कितना लंबा समय लग जाए यहां से और फिर से स्टार्ट होने में चीजों को। तो उस तरीके से आप लोग इनको काउंट नहीं कर सकते। तो सारी चीजें अलग अलग है, इसका बस एक आइडिया मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसी भी चीजें यहां पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करिए तो होगा क्या? बेसिकली होगा यही कि देखिए अगर हाई डिमांड रहेगी तो ग्रोथ अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कंटिन्यू यहां पर अगर बात करें, आप लोग ढंग से अगर चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, डिमांड कहां से आएगी? जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है तो चीजें वो खरीदना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर जब तक पॉलिसी जो है वो ऐसी नहीं आएगी कंट्री के अंदर में जिससे लोग जो है जिनके पास है पैसा है, हाई डिमांड होनी स्टार्ट हो जाए, तब तक चीजें नहीं सुधरेगी और काफी लंबे समय तक हम लोग के रिकवरी के पाथ पर रहने वाले हैं, जिसमें अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे, गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे। ये फंडा नॉर्मली यहां पर देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर एक तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि उसका भी सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो एक गरीब सेक्शन पे ही पड़ता है सोसाइटी के, जो कि सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर गरीब सेक्शन सोसाइटी का अगर सही से काम एक तरीके से उसको सही से चीजें फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा पाते हैं तो सारी चीजें आप लोग को अच्छी देखने को मिल जाएगी। एक बैंकिंग सिस्टम काफी बड़ा रोल प्ले करता है यहां पर। बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करें, डिमांड सप्लाई, जैसे मैंने बताया, बैंक कैसे काम करेगा? आप लोग बैंक के अंदर पैसा ले जाकर रखेंगे, बैंक के अंदर पैसा रखेंगे, बैंक क्या करेगा? उस पैसे को किसी को यहां पर दे देगा। जैसे कि कोई बांध बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई कंपनी बन रही है, ठीक है, कोई भी इस तरह का ढांचागत विकास अगर हो रहा है तो वहां पर उसने वो पैसा उधार दे दिया, यहां से इसको जो है रिटर्न मिल रहे हैं 10%, आप लोगों को दे रहा है ये 5%, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक का 5% का खर्चा हो गया, जिसमें बैंक जो है वो अपने स्टाफ को, एम्प्लॉय को सैलरी देगा, बिजली का बिल होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट होगी और दुनिया भर के जो खर्चे होते हैं वहां पर जो भी स्टाफ रहता है, ठीक है, किराए पर एटीएम ले रखे, किराए पर कोई मकान ले रखा है उसका किराया देना है, तो ये सारा खर्चा 5% में अपना निपटा लेगा। तो बैंक जो होता है वो एक तरीका बिचौलिया होता है। पर लेकिन हो क्या रहा है आज के में, बैंक में एनपीए की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। यानी कि बैंक का जो पैसा है वो यहां पर बाहर जाता है यहां पर, और मान लीजिए किसी बांध को बनाने के लिए दिया गया और
बांध जो है वो टूट गया, बांध बह गया, अब ये तो बर्बाद हो गया ना इंसान जिसने पैसा लिया था। अब इसके साथ साथ में बैंक भी बर्बाद हो गया, उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है यहाँ से, अब उसके साथ में कस्टमर के ऊपर इंपैक्ट पड़ गया इसका। तो इस तरीके से जो बैंक होता है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो रीढ़ की हड्डी में ही अगर एक तरीके जर्क आ जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। दूसरी जो फ्यूल जो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है वो 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, ठीक है, तो कोविड-19 के चलते। तो ये सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में कौन बात करेगा, वो काफी ज्यादा इन्फ्लेशन वाली क्रिएट प्रॉब्लम करके जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट की वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, कई जगह आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है, ठीक है, वहां पर वैसे ही चीजें अस्त व्यस्त हो जा रही हैं। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और कई सारी चीजें तो ऐसी हैं जो इंसानों की खुद की हरकतें हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पैसे बेसिकली एक तरीके से अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको नीचे नहीं आने दे रही है जरा सा भी, जो भी यहाँ पर आज के डेट में इन्फ्लेशन है। रीजन क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए पेट्रोल डीजल के प्राइस जिनके बारे में आप लोगों से बात की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए। और डिमांड सप्लाई में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगी वो गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि जब तक वो पॉलिसी ढंग की लेकर नहीं आएगी तब तक चीजें आप लोगों को नॉर्मल होती हुई नजर नहीं आएगी। तो उसके चलते काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। एक और छोटा सा आर्टिकल है यहां पर, बेसिकली अभी क्या किया गया, बात की जा रही है AIQ के बारे में। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा। अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में था, ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा यानी कि हर एक लेवल पर कोटा जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। नॉर्मली अगर बात करें, जैसे कि बात की जा रही है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो स्टेट के अंदर होते हैं, वहां पर ऑल इंडिया कोटा नहीं लगता था। इससे पहले यहां पर बेसिकली SC और ST के लिए तो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, पर लेकिन OBC के लिए अभी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए नॉर्मली अगर बात करें, ये ऑल इंडिया कोटे वाला फंडा 1986 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के द्वारा। किस तरीके से यहाँ पर की डोमिसाइल फ्री चीजें होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा कोई यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर अनदर स्टेट के अंदर भी जो यहाँ पर कोई पढ़ना चाहे तो जाकर पढ़ सकता है। जैसे कि MBBS हो गया, MD हो गया, MS हो गया, इस तरीके का अगर कोई डिप्लोमा लेना चाहता है तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पर लाएगी, ठीक है। तो ऑल इंडिया स्कीम जो यहाँ पर वो 15% ऑफ टोटल अवेलेबल जो अंडर ग्रेजुएट जो सीट होती है और 50% टोटल जो अवेलेबल जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट होती है, तो मेडिकल कॉलेज में उनके लिए इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। अभी क्या किया जा रहा है यहाँ पर, बेसिकली 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि यहाँ पर 15% जो कोटा बेसिकली SC के लिए और 7.5 ST के लिए, तो ये तो देखने को मिल गया। पर लेकिन OBC के लिए यहाँ पर वो बातें नहीं की जाती कि दूसरे राज्य में भी इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो अभी वो बातें यहाँ पर सामने निकल कर आएगी। 27% जो है वो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा जो है दूसरे राज्य में भी मेडिकल की फील्ड में इंप्लीमेंट किया जाएगा, अगर कोई सेंट्रल में OBC की कैटेगरी में आता है तो इसको इंप्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज देखने को मिल रही है। राइटर तो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, देखा जाए तो 10% जो कोटा है यहाँ पर मेडिकल जो फील्ड में वो देखने को मिलेगा, जो बेसिकली इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए। अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन हमारी कंट्री में लाया गया है। संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है और किस आर्टिकल के अंदर चेंज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रिसेंटली अभी ये देखने को मिल रहा है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ऑल इंडिया कोटे के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो देखिए बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, अच्छा कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, तो ये थी यहाँ पर बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अरे हाँ यार, क्वेश्चन तो भूल गया मैं आप लोगों का। बात की जा रही है फोरमोसा स्टेट के बारे में, ठीक है। तो फोरमोसा स्टेट के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये किसको कनेक्ट करता है, येलो सी को ईस्ट सी के साथ में, ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी के साथ में, ईस्ट चाइना सी को फिलीपीन के साथ में, फिलीपीन को साउथ चाइना सी के साथ में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। मैं बेस्ट क्वेश्चन डेली आप लोगों को देता हूं, तो वही आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में ये डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो बताया जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी करके चलना है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखेंगे, पर उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। तो यहाँ पर बसंता के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए। मिड डे मील स्कीम 1995 में स्टार्ट की गई थी, MG नरेगा 2005 में। ब्रिक कंट्री जो है वो चेयर किया गया इंडिया के द्वारा, साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 में ज्वाइन किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में याद रखिएगा, हमारे संविधान में ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया ये 1976 में, ठीक है। तो 1976 में और 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया और स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इनको रिकमेंड किया गया था। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोग जो कि एक दिन पहले मतलब जो नहीं आप लोग का जो डिस्कशन आया था 31 जुलाई का, उसमें क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अभी यहाँ पर फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करें तो राघवेंद्र के द्वारा बताया गया। यहाँ पर FATF के बारे में मैंने बात की थी कि FATF जो है वो G7 कंट्री के द्वारा 1989 में इसको बेसिकली बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान को अभी किसमें रखा जा रहा है, ग्रे लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है। UK, USA, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये देखने को मिलेगा। और UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर है जैसे US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये तो आप लोगों को बताइए। बाकी की यहाँ पर IAS की जो ट्रेनिंग होती है आप लोग
लोगों को बताइए, ये है बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी के अंदर जो लोगों का सपना होता है। और आईपीएस की यहाँ पर होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी, ठीक है। तो ये पुलिस एकेडमी हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर सपने होते हैं लोगों की कि हाँ हम भी जाएं यहाँ पर ट्रेनिंग करें। चलिए कोई नहीं, लगे रहिए अच्छे से। देखिए अगर कॉन्टिन्यूअसली अगर आप लोग अपन हार नहीं मानेंगे तो यहाँ पर एक दिन जरूर पहुंच जाओगे, इसकी तो गारंटी है। जो इंसान हार नहीं मानते हैं वो जरूर पहुंच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए अब कुछ यहाँ पर जो प्रीलिम्स फोकस कुछ फैक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर बेसिकली, किससे ये निकल कर आ रही है? लक्षद्वीप से। अगर लक्षद्वीप आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो कि अरेबियन सी की साइड में लक्षद्वीप हो गया, और बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोगों को अंडमान निकोबार देखने को मिलेंगे। तो लक्षद्वीप के अंदर अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जा रही है, 370 स्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है जो यहाँ पर बीच वाले एरिया में, ठीक है। तो टेंडर इनका दिया गया है यहाँ पर बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा। ये विला बनाए जा रहे हैं यहाँ पर बीच के ऊपर। विला कैसे? बेसिकली मालदीव के पैटर्न पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मालदीव के अंदर जाएंगे तो आप लोग कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर कि घूमने के लिए कोई जा रहा है, इस तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाला फंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो यहाँ पर बोल रहे हैं काफी गलत इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है, कई बार साइक्लोन इधर आ जाता है और कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसके चलते ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। खासकर यहाँ पर भी जो जिस तरीके से कई सारी ऐसे टर्टल यहाँ पर पाए जाते हैं, कई सारी और चीजें, मतलब बहुत सारे तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि ये गलत है इस तरीके की चीजों को लेकर चलना। तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये सिस्टम बेसिकली बनाया गया था कि इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा लेड ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर, तो जिसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बाकी इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। अभी देखते हैं चीजें कैसे नॉर्मल हो पाती है, ठीक है। अभी आसाम और मिजोरम के अंदर जो रस्साकसी चल रही है उस पे अभी टेंशन को खत्म करने की बात की जा रही है। मिजोरम और आसाम यहाँ पर आप लोग देखते हैं एक दूसरे के साथ में बॉर्डर भी टच करते हैं, तो यहाँ पर अभी शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है और चीजों को नॉर्मल करके इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो अच्छी बात है। जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये 1 जुलाई जीएसटी डे के रूप में आप लोग जानते हैं 2017 में हमारी कंट्री में लाया गया था। 2021 में खड़े हुए 4 साल तो पूरे हो चुके हैं अभी, अगर देखिए 5वां साल स्टार्ट यहाँ पर हो गया है। तो जीएसटी जो है उसका कलेक्शन कैसा चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है, तो उसके बारे में अगर बात करिए तो फिलहाल के टाइम पर अभी फिलहाल जुलाई का आया मतलब जून का आया, ठीक है। तो जून जैसे नहीं होता, जैसे आज का जो न्यूज़पेपर है, जैसे आज जो आप लोगों का न्यूज़पेपर में आएगा, जैसे मान लीजिए ये न्यूज़पेपर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कल की घटित घटनाएं हैं, ठीक है, यानी कि एक दिन बाद में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर नैनो मैगजीन की डेट जो है वो वाली क्यों डालते हो, एक दिन पहले वाली, वो सुबह 4 बजे आया करती थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी एक दिन पहले आ रही है, यानी कि अब रात को ही 9 बजे डाल देता हूँ उसको मैं, क्योंकि सुबह कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके चलते यहाँ पर जिसको सुबह देखने, और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये देखने को मिल रही है अभी भी सुबह 4 बजे कई सारे बच्चे उठकर देख रहे हैं, यानी समझ रहे हैं जिन्होंने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया तो उनका सेट ही चल रहा है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जीएसटी जो है वो पिछले महीने का आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। राजस्थान के अंदर फार्मर को एक तरीके से एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो 617 करीब एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसके चलते 12,1,255 के करीब करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी, कई सारे यहाँ पर जैसे ओनियन गार्लिक एक्सपोर्ट वो सारी चीजें ग्रांट दी जा रहे हैं कई सारे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आप लोग एक फार्मर भी हैं, किसान हैं बेसिकली राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पर चीजों को अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं, चाइना और इंडिया ने हॉटलाइन जो है वो यहाँ पर डेवलप की जा रही है, ठीक है। नॉर्थ सिक्किम के अंदर आपस में बातें करेंगे, अब देखते हैं चीजें कैसे नॉर्मल की जाती है। काफी लंबे समय से दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही थी। बोला जा रहा है कि स्टेट जो है उसको बेसिकली जो सेक्शन 66 है उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता है यहाँ पर सेक्शन 66 एक जो है यहाँ पर ये हटा दिया गया था। जो श्रेय सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था ना, श्रेय सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2015 में, उसमें बोला गया था कि ये गलत है यहाँ पर और फंडामेंटल राइट का हनन करता है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। पर अभी इसके तहत केस देखने को मिल रहे थे, तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसको हटा देना चाहिए और उसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात करें तो अभी यहाँ पर कई सारे मुद्दे उठने वाले हैं। अभी यहाँ पर बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा साउथ चाइना सी को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पर अभी हो सकता है पेगासस वायरस के ऊपर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें अभी देखने को मिले, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो गए, कई जगह यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आई है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर साउथ चाइना सी के साथ में यहाँ पर आप लोग कोरोना वायरस के बारे में बातें होती हुई नजर आएगी, ठीक है। कई सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जाएगी, किस तरीके चीजों को लेकर चलना है, पर लेकिन हो सकता है यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहे वो साउथ चाइना सी को लेकर मुद्दा यहाँ पर देखने को मिले, जो कि इंडिया यहाँ पर खासकर उठाने वाला है, ठीक है।
अफगानिस्तान के अंदर दिक्कतें चल रही है, एक साइड में फोर्स है, एक साइड में यहाँ पर तालिबान लड़ रहा है, तो शांति कब तक आएगी तो वो देखने को मिलेगा। अभी तो जल्दी नहीं आएगी, यहाँ पर ऐसे ही माहौल बना रहेगा, अभी देखते हैं कब तक। म्यांमार के अंदर एक बुरी खबर आ रही है। म्यांमार के जो यहाँ पर मिलिट्री लीडर हैं जिनका नाम है जनरल मिंग उंग हिलांग, ठीक है, तो मिंग उंग हिलांग जो है ये अभी प्राइम मिनिस्टर का रोल अभी इन्होंने ले लिया है और बोला जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो 2023 में होंगे, यानी कि अभी 2 साल जो है ये इस गद्दी का मजा लेने वाले हैं। तो यहां पर इन्होंने किसी की नहीं सुनी, तो ये सोचने वाली बात है, ये सबको पीछे छोड़कर अपना गद्दी पर जाकर बैठ गए। और हमारी कंट्री के बारे में बात करें तो यहां पर बेसिकली शांति रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 4 ऐसे राज्य हैं जो यहां पर टच करते हैं इसको, ठीक है। और सबसे बड़ा बॉर्डर कौन टच करता है तो वो टच करता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, न्यूज़ बहुत ज्यादा है तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनकी बहन सामने निकल कर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर जिनका नाम है किम यो जोंग, तो ये बोल रही है कि वॉर्न किया जा रहा है साउथ कोरिया और यूएसए की जो मिलिट्री डील चल रही है इनके बॉर्डर पर, तो उसके चलते यहाँ पर ये उसको बेसिकली गुस्से में दिखा रही है कि ऐसा मत करो वरना रिलेशन बिगड़ सकते हैं और ज्यादा है। तो यहाँ पर बात करें ना, यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन को एक नया स्टेटस देने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। ये वही गिलगित बल्तिस्तान है जो इंडिया और जो बेसिकली पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन है, इसी से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर जाता है, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट कहां से होता है, खत्म कहां पर होता है, 2 नाम कई बार बता चुका हूं, इसके बारे में आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आप लोग को हल्का सा आइडिया रखना है। बाकी क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा था इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, बेसिकली आप लोग यहां पर देखते हैं, यानी कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में यहां पर ये, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्मोसा स्टेट के बारे में, तो क्वेश्चन बन जाए, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताना। बाकी यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। लेक्चर अगर आप लोगों को लगता है अच्छा लग रहा है तो आप लोग लेक्चर को खुद भी सीखे, दूसरों को भी सिखाइए और दूसरों तक भी आप लोग ये लेक्चर पहुंचा सकते हैं। और थम्स अप देकर जुड़ जाना अगर आप लोगों को लग रहा है लेक्चर पसंद आ रहा है। एक तरीका फीडबैक का तरीका होता है, अगर आप लोग देखिए 2 चीजें होती है, एक तो होता है लाइक, होता है डिसलाइक। पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दिए तुरंत, और पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, इससे फीडबैक मिलता है लेक्चर को कि लेक्चर कैसा है, ठीक है। बाकी आप लोग बता सकते हैं 10 में से कितने मार्क्स आप लोग इस लेक्चर को देना चाहेंगे, तो इस तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।